जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, दिल्ली पुलिस एग्जाम की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट को देखा जा चुका है और उन सभी शिफ्ट के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस होंगे सामान्य ज्ञान के और 25 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के। मेरा मानना है कि अगर इन 50 क्वेश्चंस को आप देखकर एग्जाम देने चले जाते हैं तो इन 50 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके रियल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो साथियों 10 से 15 मिनट में इस क्लास को खत्म कर देंगे और संपूर्ण निचोड़ ले लेंगे सामान्य ज्ञान का और कंप्यूटर का। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया साथियों? तो अगर आपका आंसर यहां पर है गुलबदन बेगम के द्वारा तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। पहला आपको ध्यान रखना है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया, गुलबदन बेगम के द्वारा। दूसरा आपको ध्यान रखना है अकबर नामा किसके द्वारा लिखा गया, तो अबुल फजल के द्वारा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है साथियों? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1936 में तो इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। अगर बात करें ये कहां पर स्थित है तो ये साथियों उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए पहला प्रश्न में ही छुपा हुआ है कि जीएसटी कैसा कर है, तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और यह कब से लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये तो साथियों हम करा चुके हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है? तो साथियों जब हम बात करते हैं यूरेनियम के खनन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो साथियों अगर बात करें ना हम लोग यहां पर अटल सुरंग की, तो आपको ध्यान ये रखना है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग है। उसके बाद देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? ये जो लोकसभा अगर बात करें, राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है ना, इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये बुलाई किसके द्वारा जाती है, तो बुलाई तो राष्ट्रपति के द्वारा जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ये कहाँ का मूल निवासी था? ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो अगर बात करें साथियों मोरक्को का निवासी था, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अगर बात करें इब्न बतूता जो है ये किसके काल में अगर बात करें तो भारत आया था, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो सार्क का इसमें से कौन सा सदस्य है? अफगानिस्तान की जब हम बात करें तो ये सार्क का सदस्य है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अच्छा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया, 1946 में इसका गठन किया गया। 2 पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि जातक कथाओं से संबंधित है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कावेरी जल विवाद
किस किस राज्य के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है साथियों, आपको ध्यान रखना है। जो कावेरी जल विवाद है ना, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है, स्थित नहीं है बल्कि एक ये विवाद है जो किन किन राज्यों के बीच है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, कावेरी जल विवाद। उसके बाद देखिए साथियों कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो की थी वो कहां से की थी साथियों? आपको मालूम होना चाहिए, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए गीत गोविंद किसने लिखा था बताइए? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है साथियों? जयदेव हैं। आपका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा होगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा आपसे साथियों जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में साथियों क्या स्थित है? जो आपका दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। और चिल्का अभ्यारण्य कहां पर है? चिल्का अभ्यारण्य साथियों ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों इनका मूल नाम क्या था? तो वर्धमान इनका मूल नाम था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किसका? महावीर स्वामी का। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो साथियों ये किसे किसे जोड़ता है आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी कि सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो कहां पर किया जाता है साथियों? कर्नाटक में किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा देश है जो विश्व में पहले नंबर पर है और जो सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो चीन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो बारदोली से संबंधित अगर बात करें ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबसे पहले आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। क्यों? बारदोली सत्याग्रह अच्छा कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। अच्छा ये क्यों हुआ था? तो किसानों का जो लगान थी ना, लगान, उसमें वृद्धि की जा रही थी। अब उस वृद्धि के विरोध में कौन सामने आए? सरदार वल्लभ भाई ने सामने आए। और इसलिए कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं। तो इस प्रकार आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, दास वंश की स्थापना साथियों किसने की? आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो दास वंश कह लो या गुलाम वंश कह लो, दास या गुलाम बात एक ही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई या दास वंश की स्थापना की गई। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? देखिए अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कौन सी है तो केप टाउन है। लेकिन अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है तो प्रेटोरिया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? बताइए। चलिए, क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत नीति को तैयार किया था, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचने को क्या कहा जाता है साथियों? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई सामान है, अगर वो बेचा जा रहा है तो वो ई कॉमर्स बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों ये जीके का मैंने आपको बताया था जीके के मैं 25 क्वेश्चंस कराऊंगा और जीके में ये 25वां क्वेश्चंस यानी कि अंतिम क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चंस को मैं आपको करवा भी चुका हूं कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो जीके में इस 25वें क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कहां पर देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। अब हम लोग देख लेते हैं साथियों कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। www का
www का पूरा नाम साथियों आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि फुल फॉर्म इसकी आपसे पूछी जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है, वर्ल्ड वाइड वेब कहां पर लिखी है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखी है। तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, HTTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो HTTP की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन से ऑप्शन में लिखी है? तो ऑप्शन नंबर 3 वाले में लिखी है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट है। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? टैली आपने भी चलाया होगा। तो टैली किसके लिए किया जाता है? नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए या पब्लिकेशन के लिए? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, अकाउंटिंग में ये काम आता है टैली। उसके बाद देखिए साथियों, डीवीडी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। चलिए, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है ना डीवीडी की फुल फॉर्म, इसलिए आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर 1 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। सीडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है साथियों, बताइए। तो सीडी की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है तो बिल्कुल करेक्ट है। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, उसको क्या कहा जाता है साथियों, बताइए। चलिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कंपाइलर कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर के वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर से निकाले जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो पूरी पूरी संभावना है साथियों कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? ईमेल कहा जाता है। इस प्रकार आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाले के साथ। उसके बाद देखिए, यूएसबी की खोज साथियों किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो अजय भट्ट, आपको नाम ध्यान रखना है, अजय भट्ट ने ही यूएसबी की खोज की। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर 2 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। रैम की अगर फुल फॉर्म की साथियों जब हम बात करते हैं तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रोम का पूरा नाम। तो अभी मैंने साथियों आपको बताया, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है साथियों रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी कहां पर लिखी हुई है? तो रीड ओनली मेमोरी लिखी है ऑप्शन नंबर 3 वाले में। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर 3 वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, वाईफाई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। एक तरीके से वाईफाई को पूरे, ये तो शॉर्ट में कहा जाता है वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम जो होता है ना साथियों, वो वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाले के साथ। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? देखिए, डेटा को स्टोर करने के लिए सीपीयू का इस्तेमाल थोड़ी ना किया जाएगा, कीबोर्ड का भी नहीं किया जाएगा, प्रिंटर का भी नहीं किया जाएगा, पेन ड्राइव का किया जाता है अपने डेटा को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। उसके बाद देखिए साथियों, गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? जो गणितीय कार्य होती हैं वो कौन उसको परफॉर्म करता है, बताइए। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाले के साथ। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताइए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो साथियों, जो एमएस पेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगी? ये कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तो हो जाएगा। एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो साथियों, इसमें जो लिनक्स है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरह का प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? लिनक्स जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किसके इस्तेमाल में किया जाता है? जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप छोटे हो गए तो एक गेम आया करता था, ठीक है, गेम आता था ना, तो यहां पर साथियों क्या लगी होती थी? जॉयस्टिक करके यहां पर लगी होती थी। एक प्लेयर यहां पर बैठता था, एक प्लेयर यहां पर बैठता था, वो जॉयस्टिक को दबाता जाता था और ये जो उसका प्लेयर होता था एक्ट करता जाता था, तो उसको ही साथियों जॉयस्टिक कहा जाता है। यानी कि गेमिंग को खेलने के लिए क्या किया जाता है? जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है।
ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, बताइए ये सत्य है या असत्य है? तो ट्रैक बॉल तो साथियों क्या है, एक तरीके से इनपुट डिवाइस ही है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला। एएलयू मेमोरी का हिस्सा है, सत्य है या असत्य है? ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए किया जा रहा है साथियों। तो एएलयू मेमोरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये गणितीय कार्य करता है, इसलिए 2 वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन वॉलेटाइल मेमोरी है, बताइए? तो वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है ना साथियों, वो रैम होती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो आपका वॉलेटाइल मेमोरी होती है। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है, हाँ या नहीं? तो नहीं कर सकता है साथियों, ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए डीवीडी सीडी की तुलना में ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है, सत्य या असत्य? तो बिल्कुल सत्य है साथियों, क्या है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए निर्देशों का समूह होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम? तो निर्देशों के समूह को हम लोग प्रोग्राम कह सकते हैं, यानी कि जब बहुत सारे निर्देश दे दिए जाते हैं और प्रोग्राम को बनाने के लिए निर्देशों का ही इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई साथियों कौन सी होती है? तो पिक्सल्स होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई की बात चल रही है, तो पिक्सल इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर चिप किससे बनती है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर चिप की अगर बात करें तो ये तो सिलिकॉन से बनती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? सबके साथियों अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, तो नोटपैड की अगर एक्सटेंशन की बात करें तो .txt होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाले के साथ। तो यहां पर साथियों इस क्लास में हम लोगों ने 50 कुल क्वेश्चंस देखे, सामान्य ज्ञान के और कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और साथियों कब आपका एग्जाम है एक बार टाइप करेंगे साथियों, आप डेट एग्जाम की टाइप करेंगे कि कब कौन सी डेट में आपका एग्जाम है, ठीक है ना? तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।